हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीओसी का लेक्चर नंबर 11 शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर मैंने एप्लीकेशन जो है टूल्स के बताना शुरू किया था और एरोमेटिसिटी पे बात की थी। आज हमारे लेक्चर 11 का जो मेन एजेंडा है वो दो टॉपिक हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 11। लेक्चर 11 में मैं आपको पढ़ाऊंगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो एरोमेटिक के बाद ये सेकंड टॉपिक है। ठीक है, एरोमेटिसिटी फर्स्ट टॉपिक था एप्लीकेशन में, सेकंड टॉपिक है हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन होता क्या है? अब होता है कि मान लीजिए कोई एल्कीन है, यहां पे एल्कीन है और इस एल्कीन में अगर आप एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं H2HH होता है ऐसा, ठीक है, और तो ये पाई बॉन्ड टूट जाता है और ये बॉन्ड टूट के H इधर और इधर एक एक लग जाता है। आपको ये इथीन से आपको इथेन मिलना शुरू हो जाता है, CH H H CH H। और इस प्रोसेस में जितना हीट निकलता है ना, जितना भी हीट निकलता है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अक्सर ये नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रोसेस में, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब मतलब कुछ इसके एनर्जी का प्रोफाइल ऐसा हो जाता है कि अगर ये एनर्जी का अगर प्रोफाइल है तो आप कह सकते हैं कि इथीन की एनर्जी ज्यादा है और साथ में हाइड्रोजन जुड़ने पर ये रिएक्शन पीक पे जाके इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। इथेन में कन्वर्ट हो गया यहां पे, और इस प्रोसेस में ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, ये जो एनर्जी का डिफरेंस आया, इसी एनर्जी को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। तो अक्सर क्वेश्चन आता है जो ना चीजों को अरेंज करने के लिए कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के आधार पे अरेंज करिए। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के आधार पर अरेंज करते वक्त, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के आधार पे अरेंज करते वक्त आपको दो ही चीजों का ध्यान रखना है। क्या? पहला क्या है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो क्या फैक्टर है जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को अफेक्ट करते हैं देखा जाए तो सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि अगर आपको एक क्वेश्चन मिला है और इसमें दो कंपाउंड्स दिए हैं तो पहले देखिए कि किसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि एक पाई बॉन्ड को सैचुरेट करने में कुछ एनर्जी निकलती है। अगर यहां दो डबल बॉन्ड होते तो और ज्यादा एनर्जी रिलीज होती, क्योंकि दोनों को सैचुरेट करने में जितनी एनर्जी लगती है उतनी रिलीज होती। तीन पाई बॉन्ड होते तो और ज्यादा एनर्जी रिलीज होती। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज proportional to number of पाई बॉन्ड्स। जितने पाई बॉन्ड्स ज्यादा होंगे, ठीक है, उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सेम होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देख लीजिए। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, कोई मॉलिक्यूल कैसा दिखता है छोड़ दीजिए ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम हो जाए, ठीक है, व्हेन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम देन, तब उस केस में क्या करते हैं तो मैं बताता हूं। जब पाई बॉन्ड्स सेम हो जाएंगे तब क्या करेंगे, तो मैं यहां इसको बता रहा हूं कि जब पाई बॉन्ड्स आपके सेम हो जाया करेंगे, ठीक है, तो जैसे ये है, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम हो गया तो क्या होगा? मान लीजिए एक कंपाउंड है सिस है, ठीक है, सिस है और दूसरा ट्रांस है। मैंने आइसोमेरिज्म बताया है कि सिस से ज्यादा स्टेबल ट्रांस होता है और इसीलिए ट्रांस की एनर्जी कम है, सिस की ज्यादा है। ठीक है, सिस की ज्यादा है, ट्रांस की कम है। लेकिन अगर दोनों को आप हाइड्रोजनेट करेंगे, है ना, इसको अगर आप हाइड्रोजनेट करेंगे और इसको भी हाइड्रोजनेट करेंगे तो दोनों का जो एंड प्रोडक्ट है वो सेम आएगा। ठीक है, एंड प्रोडक्ट सेम आएगा। क्या आएगा मैं बता रहा हूं, दोनों का एंड प्रोडक्ट सेम आएगा। जो एंड प्रोडक्ट होगा, यहां पे
ब्यूटुइन है, सिस ब्यूटीन, ब्यूटुइन ये ट्रांस ब्यूटुइन है, और यहां ब्यूटेन बन जाएगा, ब्यूटेन बनेगा। तो चूंकि दोनों से ब्यूटेन बन रहा है तो इसलिए फाइनल एनर्जी दोनों की सेम होगी। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये डिफरेंस लूं तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, दिस विल बी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ट्रांस, ठीक है, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ट्रांस का है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ट्रांस का है। और अगर आप सिस का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखेंगे तो ये जो अंतर आएगा ये, ठीक है, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा सिस का, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है सिस का। तो आप अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, अगर आप स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी वाइज सिस जो है, नहीं ट्रांस जो है वो सिस से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और अगर आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे तो सिस का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ सिस इज ग्रेटर देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ट्रांस, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ट्रांस। तो हो क्या रहा है यहां पे कि आप देख सकते हैं जो ज्यादा स्टेबल है ना, जो ज्यादा स्टेबल होगा, जितना स्टेबल होता जाएगा उसकी एनर्जी कम होगी, तो एंड प्रोडक्ट के साथ उसका जो डिफरेंस है वो कम आएगा, ठीक है। तो जितना स्टेबल होती जाती है चीजें उतनी ही उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होता जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि जितना स्टेबल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम आ जाए तब आप ये लगाइए क्या कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन is inversely proportional to stability, ठीक है। और याद रखिए एल्कीन्स की स्टेबिलिटी निकालने के लिए कुछ मैंने पहले बताया है आपको कि अगर आप है ना एरोमेटिसिटी देख सकते हैं, रेजोनेंस देख सकते हैं, है ना, और हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हैं, एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है, तो ये आपका जो हाइट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी अभी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले प्राइमा फेसाई कोई कंपाउंड मिलता है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखिए, अगर पाई बॉन्ड्स अनइक्वल है तो जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। अगर आपके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी सेम निकल आते हैं, ठीक है, तब आप स्टेबिलिटी देखिए, स्टेबिलिटी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितना स्टेबल होगा उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। अब इस कॉन्सेप्ट पे आइए कुछ क्वेश्चंस करके मार्फत इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे क्वेश्चन आने जा रहा हूं, ध्यान इस बात का देना है आपको कि क्वेश्चंस जो है मेरे सॉल्व करने से पहले आप भी वीडियो पॉज करके पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पूछता है कि इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालिए, तो आप कर सकते हैं, यहां 2 पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है, यहां 2 पाई बॉन्ड्स हैं, यहां 2 पाई बॉन्ड्स हैं, यहां भी 2 पाई बॉन्ड्स हैं, और यहां 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है, 1 पाई बॉन्ड है। तो अगर यहां 2 है, 2 है, 2 है और यहां 1 पाई बॉन्ड है, तो पहला चीज क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि डी का सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होना चाहिए, ठीक है, डी का हाइड्रोजनेशन सबसे कम होना चाहिए। अब बात करते हैं इन तीनों लोगों में, जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाएं तो स्टेबिलिटी से जज करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि इस तरह के डाइन्स को कहते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स है ये, जबकि ये क्यूमुलेटेड डाइन्स है, क्यूमुलेटेड डाइन है, और ये आइसोलेटेड डाइन्स है। सबसे स्टेबल कॉन्जुगेटेड डाइन होता है, और जो सबसे स्टेबल होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम हो जाएगा, तो इसके बाद सबसे कम ए होगा। फिर इससे स्टेबल आइसोलेटेड होता है, तो इससे थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सी का और थोड़ा ज्यादा होगा। सबसे अनस्टेबल क्यूमुलेटेड होता है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा। तो आशा है आपने यहां पे सीखा
कि कैसे है ना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जज करते हैं। यहाँ पे मैंने बिल्कुल वही लगाया है क्या कि सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखिए और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जब सेम हो जाए तो स्टेबिलिटी देखिए, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, आशा आपने कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब ये एल्कीन्स हैं, सब में पाई बॉन्ड्स देखा पहले मैंने, तो इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, 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 इसमें भी एक पाई बॉन्ड है और इसमें भी एक पाई बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम है सब में। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बराबर है सब में। अब अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम हो जाते हैं तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, है ना, कि अब नेक्स्ट चीज क्या, स्टेबिलिटी देखते हैं। एल्कीन की स्टेबिलिटी देखने में रेजोनेंस तब आता है जब 2 पाई बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे कोई रेजोनेंस तो है नहीं, तो हम यहाँ पे अब एक ही चीज से स्टेबिलिटी जज कर सकते हैं, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने पहले पढ़ाया है। हाइपर कॉन्जुगेशन में करते क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर आप यहां देखिए तो इसके अल्फा पे 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे और 3 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहां पर 3 है, यहां पे 3 है, यहां पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पे है ना 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर आप अल्फा हाइड्रोजन, चूंकि पहला फैक्टर तो सब में सेम हो गया इसलिए हम इसके आधार पे जज नहीं कर सकते, तब सेकंड फैक्टर के आधार पे जज किया जाए। सेकंड फैक्टर के आधार पे जज करते वक्त सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी, सबसे स्टेबल इसमें F है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, या पहले स्टेबिलिटी के चलिए आधार पे अरेंज करते हैं। अगर हम स्टेबिलिटी के आधार पे अरेंज करें, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन हमारे सामने दूसरी बार आ रहा है। इस क्वेश्चन मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाते वक्त भी किया था, वहां पे हमने सिर्फ हमारा मतलब था स्टेबिलिटी से। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे, अगर हमें स्टेबिलिटी पता है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब स्टेबिलिटी की बात करें अगर हम स्टेबिलिटी की, तो सबसे स्टेबल यहां पे F हो जाएगा, F सबसे स्टेबल है। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात की जाए सबसे स्टेबल F है, F, क्योंकि उसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर इसमें भी 6 है, E में, B में और A में 6 है, तो इसलिए मैं इनमें जज नहीं कर पाऊंगा, इनको छोड़ देते हैं। उसके बाद ज्यादा स्टेबल D हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, उससे ज्यादा स्टेबल C हो जाएगा, इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन, सबसे कम स्टेबल ये हो जाए 0 अल्फा हाइड्रोजन है। अब बच गए क्या, A बचा जिसमें 6 अल्फा है, B बचा जिसमें 6 है और E बचा जिसमें 6 है। तो मैंने कभी ये आपको क्वेश्चन पहले किया है, ये सिस है और ये ट्रांस है, तो एक चीज तो पक्का है कि सिस से ज्यादा स्टेबल ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, सिस से ज्यादा स्टेबल ट्रांस हो जाएगा। तो अगर सिस को मैं यहां ले रहा हूं A, तो ट्रांस उससे स्टेबल है E उससे ज्यादा स्टेबल है। अब मुझे ये देखना है कि E ज्यादा स्टेबल है या B ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अगर B E से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो मैं यहां रख दूंगा B को, और नहीं होगा तो फिर E को यहां करके A से कंपेयर करूंगा B को। तो आइए देखते हैं, अब मुझे B और E में कंपैरिजन करना है। ठीक है, अगर मैं B और E में कंपेयर कर रहा हूं तो ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि यहां पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ये इधर आएगा तो ये इस तरफ मूव करेगा, और ये आपको मालूम है अल्फा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है, रिलीज किया जाता है, तो यहां पर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि अगर आप ट्रांस की बात करेंगे तो ट्रांस में, अगर मैं ट्रांस की बात करूंगा, ट्रांस में ये बॉन्ड, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिलीज होगा तो ये इधर टूटेगा, और अगर ये इधर आएगा तो ये ऐसे टूटेगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में है, अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो यहां पर क्रॉस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस है, जबकि यहां नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन से हाइपर कॉन्जुगेशन कम हो जाएगा। यहाँ कंपटीशन नहीं है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं B वाला ज्यादा स्टेबल होगा E से। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेबिलिटी। अगर ये स्टेबिलिटी का सीक्वेंस है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो सीक्वेंस आएगा वो आएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का सीक्वेंस ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी F का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा, फिर इससे ज्यादा B का होगा, फिर E का होगा, फिर A का होगा, फिर D का होगा
और सबसे ज्यादा सी का होगा। ठीक है, तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वही फैक्ट का यहां पे मैंने सहारा ले लिया और है ना इसको जज कर लिया। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। आशा है आपको इससे भी कुछ आइडिया मिला होगा। ठीक है, आइए अब थर्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है, ये लगभग एक जैसा कंपाउंड है, आइसोटोपिक डिफरेंस है, और कोशिश ये है मेरी कि हर क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट हो और हर क्वेश्चन में आप कुछ एक नया कॉन्सेप्ट सीखें, और तब तक मैं क्वेश्चन बताता रहता हूं जब तक कि आपको नया कॉन्सेप्ट मिलना बंद ना हो जाए। तो एक्चुअली क्वेश्चंस करते में यही 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कभी कभी स्टेबिलिटी से जज हो जाएगा, कभी कभी जो है हाइपर कॉन्जुगेशन से जज हो जाएगा, कभी रेजोनेंस से जज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बॉन्ड एनर्जी से जज होगा। कैसे? अगर आप पाई बॉन्ड्स देखिए तो इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड यहां है, एक पाई बॉन्ड यहां है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे पहले देखा जाता है, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तीनों में एक ही एक है। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एक है यहाँ पे। ठीक, अच्छा, अब क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, फिर अल्फा हाइड्रोजन गिनिए, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 3 और 4 7 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे भी 7 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पे भी 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहां पे भी 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब दोनों फैक्टर्स देखिए, पिछले क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि नंबर ऑफ, यस आइए पहले क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन में क्या था, आप पाई बॉन्ड्स के आधार पे ही जज कर ले रहे थे कुछ कुछ, और जहां पाई बॉन्ड्स इक्वल थे वहां स्टेबिलिटी देख ली, उस स्टेबिलिटी में भी हमने रेजोनेंस इस्तेमाल किया। यहां पे क्या था, पाई बॉन्ड तो बराबर हो गए थे, तो स्टेबिलिटी देखनी थी, स्टेबिलिटी जज करते समय यहां पे हमने हाइपर कॉन्जुगेशन का इस्तेमाल किया। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है, और ये क्वेश्चन उससे भी अच्छा है। यहां पे क्या है, यहां नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी सेम है और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी सेम है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन भी इसमें क्या है, सेम आ रहा है। अब इसको कैसे जज करेंगे, तो मैंने ये बात पहले भी बताई है कि बॉन्ड एनर्जी देख लीजिए, बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। हेवियर आइसोटोप जैसे जैसे होते जाते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है, यानी C और H का डिफरेंस कम होगा तो CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होगी, और CH बॉन्ड की CD बॉन्ड की ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, और CT बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी और ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और बढ़ जाएगा। मैंने ये बात पहले कई बार बताई है GOC में कि जितने आइसोटोप हेवियर होता जाता है उतना उसका जो है क्या हेवियर होता जाता है, उतना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला फंडा लगा लीजिए, जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना बॉन्ड एनर्जी कम होगी, जितना इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, जितना इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी उतना इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, बाई बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन रिलीज करना उतना आसान होगा। यानी यहां पर ये जो रेजोनेंस है, ये जो रेजोनेंस होगा वो बहुत इजी होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं और अच्छा रेजोनेंस, इजी रेजोनेंस होगा तो अच्छा रेजोनेंस होगा, अच्छा रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर आप स्टेबिलिटी की बात करिए, देखिए मैं फिर से बता देता हूं आपको, फिर से आप एक बार सुन लीजिए मेरी बात, बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना कम होगा, देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा, ड्यूटेरियम की और कम, ट्राइटियम की और कम। तो अगर डिफरेंस की बात करेगा तो CH की डिफरेंस कम है, CD का ज्यादा है, CT का ज्यादा है। जितना कम डिफरेंस होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, जितना बॉन्ड एनर्जी कम होगी उतना इलेक्ट्रॉन हाइपर कॉन्जुगेशन से आसानी से रिलीज होगा, जितना आसानी से रिलीज होगा उतना अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जितना अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना वो चीज क्या होगी, स्टेबल होगी। तो मैं कह सकता हूं कि A यहां पर सबसे स्टेबल है, फिर B है और फिर C है, और अगर ऐसा ही है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में उल्टा हो जाएगा, यानी A का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम, फिर B और फिर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, C का सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। यहां पे हम लोगों ने, है ना, पहले क्वेश्चन में हमने रेजोनेंस एनर्जी इस्तेमाल किया, दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन इस्तेमाल किया, और तीसरे क्वेश्चन में मैंने बॉन्ड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इस फैक्ट का यूज किया। आइए चौथा क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अगेन देखने की कोशिश करते हैं। एक पाई बॉन्ड यहां पे है, एक पाई बॉन्ड यहां है, यहां पे भी एक पाई बॉन्ड 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 है। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो बराबर है, ठीक है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखे जाए, यहां पे सिर्फ एक और यहां पे दो अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहां कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्फा हाइड्रोजन है।
यहां कितने हो जाएंगे, इसके पैरेलल एक, इसके पैरेलल एक, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फा हाइड्रोजन है, 8 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो अगर आप स्टेबिलिटी की बात करेंगे, अगर आप स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे स्टेबल मुझे लग रहा है कि बी सबसे स्टेबल होगा, क्योंकि उसके पास 10 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर इसके बाद नंबर आएगा डी का। फिर अब इन दोनों में सेम हो गया, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या किया जाए, तो ध्यान दीजिए यहां जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज करेगा, ऐसे टूटेगा। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि ये 2 अल्फा वाले जो है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन अगर अल्फा CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो ये इधर टूटने की कोशिश होगा, जबकि ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे आएगा। तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन एक दूसरे का के साथ कंपीट कर रहा है, यहां कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां थोड़ी सी इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि रेजोनेंस एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यहां पर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर CIR को मद्देनजर रखकर डिसाइड किया जाए तो ए मेरे को लगता है कि ज्यादा स्टेबल होगा सी से, ऐसा। अब अगर ये स्टेबिलिटी का सीक्वेंस है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का सीक्वेंस जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं कह सकता हूं बी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम, फिर डी, फिर ए, और सी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पे मैंने 4 तरह के क्वेश्चंस आपको कराए हैं, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे जज किया जाता है। तो इस तरह से आप जज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हीट ऑफ कंबशन। आइए अब हीट ऑफ कंबशन देखते हैं। हीट ऑफ कंबशन में क्या है, मान लीजिए कोई कंपाउंड है आपके पास, मान लीजिए कोई C3H8 ही है, तो आप जब कंबशन करते हैं इसका तो क्या बन जाएगा, 3CO2 प्लस 8 हाइड्रोजन है तो 4H2O, ठीक है। यहां 4 और 3 6 10 5 O2 हो जाएगा। अब आपको पता है कोई भी चीज जलती है तो एनर्जी रिलीज करती है, तो यहां पे ये जो हाइड्रोकार्बन है प्रोपेन, ये कंबशन कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है और हाइड्रोजन वाटर में चेंज हो रहा है। तो यहां जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हीट ऑफ कंबशन कहा जाता है, और हीट ऑफ कंबशन जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। अब बात आती है कि हीट ऑफ कंबशन कैसे जज किया जाए। तो हीट ऑफ कंबशन जज करने का वही तरीका है, क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ कंबशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर हैं, सबसे पहली बात, जितना ज्यादा फ्यूल होगा उतना चीजें जलेंगी। तो याद रखिए नंबर ऑफ कार्बन देख लिया कीजिए, अगर 2 कंपाउंड है सिमिलर हैं तो एक जैसे स्पीशी के हैं तो नंबर ऑफ कार्बन देख लेना चाहिए, जितने कार्बन ज्यादा होंगे उतना हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो पहला केस क्या हो जाएगा, व्हेन कंपाउंड्स हैव डिफरेंट formula, then when compounds have different formula, then heat of combustion is directly proportional to number of carbon atoms. Then heat of combustion is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने ज्यादा होंगे हीट ऑफ कंबशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अगर हीट ऑफ कंबशन भी, अगर नंबर ऑफ कार्बन भी सेम हो जाए, यानी इन केस ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, इन केस ऑफ आइसोमर्स, इन केस ऑफ आइसोमर्स, अगर आप आइसोमर्स हैं उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो आइसोमर्स का मतलब होता है इनका फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे, तो क्या कह सकते हैं, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए है ना, ब्यूटीन लेते हैं, और मान लीजिए ये सिस ब्यूटीन है और ये ट्रांस ब्यूटीन है, दोनों कंबशन कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का कंबशन हो रहा है और दोनों के कंबशन में सेम प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे है ना, दोनों का कंबशन हो रहा है और यहां पर सेम प्रोडक्ट बन रहा है। अगर जो है प्रोडक्ट बनते वक्त यहां पर फॉर्म है ना, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन है, इसका फॉर्मूला C4H8 है, तो यहां पर 4
CO2 बनेगा, और है ना H8 है यानी 4H2O भी बनेगा। ठीक है, हम बैलेंस कर लेते हैं इसको। अब दोनों का चूंकि फॉर्मूला सेम है, ठीक है, इसलिए दोनों यहाँ 4 कार्बन है तो 4 CO2 बन गया, और 3 3 6 और 1 7 8 हाइड्रोजन है, 4H2O बन जाएगा। 8 दूनी 16 और 4 4 दूनी 8 और 4 12, तो यहां जो है 6 लग जाएगा, यहां 6 लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये ट्रांस है वो सिस है। ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, जलने के बाद और चीजें स्टेबल होंगी, एनर्जी रिलीज होती है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि ये जो हीट ऑफ कंबशन है, ठीक है, ये जो हीट ऑफ कंबशन है यहां पे, ये हीट ऑफ कंबशन जो है वो बिल्कुल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की तरह हीट ऑफ कंबशन जो है ट्रांस का हो गया, जबकि हीट ऑफ कंबशन अगर आप सिस का देखेंगे तो ये हीट ऑफ कंबशन सिस का हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ सिस। ठीक है, ये सिस का हो गया। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो स्टेबिलिटी में अगर देखूं मैं तो ज्यादा स्टेबल ट्रांस है। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस से। ठीक है, और अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल है सिस से। लेकिन अगर आप हीट ऑफ कंबशन की बात करेगा तो सिस का हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है, ट्रांस का हीट ऑफ कंबशन कम है। यानी अगर मैं हीट ऑफ कंबशन की बात करूं तो हीट ऑफ कंबशन जो है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ ट्रांस इज लेस देन हीट ऑफ कंबशन ऑफ क्या, सिस। तो यहां पे मैंने क्या सीखा, यहां मैंने सीखा कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसका हीट ऑफ कंबशन कम होता है। तो मैं, लेकिन ये बात आप तभी लगाएंगे जब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, यानी दोनों आइसोमर्स होंगे। तो इन केस ऑफ आइसोमर्स मैं लिख सकता हूं कि हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। Heat of combustion is inversely proportional to stability of isomers, stability of the compound। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, सिंपल रखिए। हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ कंबशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं क्लियर कर दूं, हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, किसी भी चीज को अगर आप 1 मोल जलाते हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। इसके बारे में मैंने थर्मोकेमिस्ट्री में काफी डिटेल में बातचीत की है। हीट ऑफ कंबशन में सबसे पहली चीज आप देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अगर 2 आइसोमर्स मिल जाए जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, सेम है, तो अभी मैंने यहां पे प्रूव किया कि हीट ऑफ कंबशन और स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है, अब आइए इस चीज को समझने के लिए ये 3 क्वेश्चन करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पे मेरे पास 3 क्वेश्चन है, आप देखिए तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 1 2 3 4 C4H8 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 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। यानी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो गए, ये वाली बात आ गई। ठीक है, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम से आप जज नहीं कर सकते, तो अब आप है ना आइसोमर्स के केस में उनको स्टेबिलिटी से जज करते हैं। स्टेबिलिटी से जज करना बहुत आसान है, ये सिस है, कम स्टेबल होता है ट्रांस से। ठीक है, ट्रांस से ये कम स्टेबल होता है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात आएगी तो मैं लिखूंगा स्टेबिलिटी की बात आएगी तो मैं लिखूंगा कि B कम स्टेबल है C से। अब C और A में देख लिया जाए, C और A में क्या है, देखिए यहां पर फिर वही क्रॉस कॉन्जुगेशन है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। यहां हाइड्रोजन जब रिलीज होगा अल्फा CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो ये ऐसे टूटेगा, जबकि यहां से जब रिलीज होगा तो ये ऐसे टूटेगा। दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। यहां पे CIR है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन है, जबकि यहां पर क्या है ना, ये जैसे ही टूटेगा और ये जैसे ही टूटेगा, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यहां पे दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो ये अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन माने जाएगा। जबकि यहां दोनों अपोज करने की वजह से यहां हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा सा गड़बड़ है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर अगर स्टेबिलिटी की बात करिए तो A मुझे सबसे ज्यादा स्टेबल लगेगा। अब बात अगर हीट ऑफ कंबशन की है, हीट ऑफ कंबशन की है, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल है उसका हीट ऑफ कंबशन सबसे कम होगा, यानी A, C और B इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए इस तरह से हीट ऑफ कंबशन पे क्वेश्चन किए जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा, हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही है, कुछ डिफरेंट सीखते हैं। यहां पे क्या है, अब यहां पे सेकंड क्वेश्चन है ये। इस सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या हो रहा है
यहां अगर आप देखिए तो लगभग दोनों का फॉर्मूला सेम है, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो है वो C6H6 है और इसका फॉर्मूला जो है C6 2 3 4 5 6 7 8 है, H8 है। तो बहुत माइन्यूट सा फर्क है, ठीक है। लगभग दोनों का फॉर्मूला एक जैसा ही है, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी एक जैसा है, लगभग ये आइसोमर्स जैसे ही हैं, ठीक है। अब यहां पे नंबर ऑफ कार्बन्स तो सेम है, तो आप इसको कैसे जज करेंगे? तो आप इसको कैसे जज करेंगे? जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाते हैं तो हम फिर उनको है ना स्टेबिलिटी से जज करते हैं। यहां पर बिल्कुल ये इसके साथ और ये इसके साथ रेजोनेंस में है, यहां रेजोनेंस है, पर ध्यान देने वाली बात है यहां एरोमेटिसिटी है, ठीक है, एरोमेटिसिटी। और मैंने हमेशा बताया है एरोमेटिसिटी रेजोनेंस से काफी स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। तो अगर आप स्टेबिलिटी की बात करिएगा तो बेंजीन रिंग जो है वो काफी स्टेबल होगा इस हेक्साट्राइन से, ठीक है। यानी A इज मोर स्टेबल देन B। अगर स्टेबिलिटी का ये सीक्वेंस है तो हीट ऑफ कंबशन का क्या सीक्वेंस हो जाएगा? अगर A यहां पे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो A का हीट ऑफ कंबशन जो है वो कम आएगा, ठीक है। तो यहां पे हीट ऑफ कंबशन बेंजीन का कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आइए अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं हीट ऑफ कंबशन पे। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे 6 कार्बन है, देयर आर 6 कार्बन्स। यहां पे 6 कार्बन है, यहां पे भी 6 कार्बन है और यहां पर 7 कार्बन है, ठीक है। यहां पे 7 कार्बन है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर हीट ऑफ कंबशन की ही बात होगी, अगर हीट ऑफ कंबशन की बात होगी तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन C का होगा, क्योंकि C जो है उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हटा दिया जाए, इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है, तो मैं आपको आगे मैंने पहले बताया है बेयर स्ट्रेन थ्योरी, जिसमें आपने पढ़ा था कि 3 कार्बन की रिंग सबसे कम स्टेबल होती है, उसमें सबसे ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन होता है। फिर 4 कार्बन की रिंग थोड़ी स्टेबल होती है, 5 कार्बन की रिंग उससे ज्यादा स्टेबल होती है और 6 कार्बन की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो अगर A और B में देखिए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पर आप इनकी स्टेबिलिटी इनका हीट ऑफ कंबशन नहीं निकाल सकते। तो नेक्स्ट चीज हम जो देखेंगे वो स्टेबिलिटी देखेंगे, और अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो मुझे लगता है B ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 5 कार्बन की रिंग में स्ट्रेन कम होता है, 4 कार्बन की रिंग में स्ट्रेन ज्यादा होता है। ये बात मैंने है ना आइसोमेरिज्म चैप्टर में पढ़ाई है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी में, है ना, जहां मैंने एंगुलर स्ट्रेन्स के बारे में बातचीत की है। तो यहां पर B ज्यादा स्टेबल है, और अगर B ज्यादा स्टेबल है तो उसका हीट ऑफ कंबशन कम होगा A से। A कम स्टेबल है तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस जज किए जाते हैं। यहां पे मैंने बेयर स्ट्रेन थ्योरी लगाकर क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस लेक्चर में जीओसी के इतना ही। आज हम आपको याद होगा इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी एरोमेटिसिटी किसे कहते हैं, ठीक है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, उसके ऊपर बातचीत की थी। और इस लेक्चर में हम लोगों ने हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे बातचीत की है। मिलते हैं अगले लेक्चर पे और बात करते हैं अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।